नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शनिवार हम बच्चों की सुरक्षा पे विशेष चर्चा करते रहते हैं। आज हम लोग पॉक्सो एक्ट पर वापस चर्चा कर रहे हैं। पॉक्सो एक्ट का जो भाग है लैंगिक उत्पीड़न, आज हम उसमें चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों की सुरक्षा ही आज के समय में सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। क्योंकि बच्चा सबसे कमज़ोर समझा जाता है, बच्चा सबसे कमज़ोर होता है, उसको बहुत जल्दी बरगलाया जा सकता है, उसको बहुत जल्दी फुसलाया जा सकता है या उसको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने और सुनने में आती रहती हैं, जिसके आप सभी पार्ट हैं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों के साथ में इस तरह की घटनाएं ज़्यादातर हो रही हैं और बच्चे जो है इस तरह की घटनाओं को डरवश बोल नहीं पाते। हम लोगों ने शुरुआत किया था पहले प्रवेशिंग लैंगिक हमला से, जिसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा किया था। हम लोगों ने लगातार तीसरा चौथा सप्ताह है हमारा। हम लोगों ने इसके बाद गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले पे भी चर्चा किया था, जिसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। लैंगिक हमले पे भी चर्चा किया है और गुरुतर लैंगिक हमले पे भी चर्चा किया। आज हम लोग लैंगिक उत्पीड़न पे आप सबके बीच में हैं और हमें उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे, इसको जानेंगे और साथ ही बच्चों को बचाएंगे भी। क्योंकि बच्चों का बचना यह एक ऐसा है जो ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन लैंगिक उत्पीड़न अनेकों प्रकार से होता है। और लैंगिक उत्पीड़न का मतलब ही होता है कि बच्चे को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। और इस तरह की चीज़ें लगातार शब्दबोध के माध्यम से किया जाता है, वीडियो दिखा के किया जाता है, अश्लील पिक्चर दिखाई जाती हैं, फ़ोटोज़ दिखाए जाते हैं, अश्लील मैसेज किए जाते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, पॉक्सो एक्ट की धारा 11 के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न का उल्लेख है। हम चाहेंगे कि आप उसको पढ़ें, चूँकि हम बहुत विस्तार से कम समय में चर्चा नहीं करने वाले और ना कर पाएंगे। ज़रूरत यह है कि आप उसको कितनी गति देंगे, कितना पढ़ेंगे, कितना समझेंगे। और आपका पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आपका इस पे चर्चा करना पर्याप्त है। आप अपने बच्चों के साथ में चर्चा कर सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ में चर्चा कर सकते हैं, आप अपने पड़ोसी के साथ में चर्चा कर सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के बीच में चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि यह उत्पीड़न कहीं ना कहीं हर बच्चे के साथ में होता है। कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ सामने नहीं आ जाते हैं। यदाकदा बहुत सारे बच्चे ऐसी चीज़ों से बच भी जाते हैं जो बहुत सेफ्टी के तहत एक अच्छे परिवार में, समझदार परिवार के बीच में होते हैं। लेकिन जो खासकर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं होती रहें। किसी भाग को उनके शरीर या उनके शरीर के किसी भाग को प्रदर्शित करना, दिखाना भी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। अगर हम आपको देखें या हम समझें कि आप लोग समझ रहे होंगे कि लैंगिक उत्पीड़न ये नहीं हो सकता। किसी भी बच्चे के शारीरिक भागों को, गुप्तांगों को देखना, छूना या बच्चों द्वारा अपने गुप्तांगों को टच करवाना, ये सारा जो है देखना, ये सारा जो है लैंगिक उत्पीड़न का एक पार्ट है। अश्लील प्रयोजनों के लिए प्रारूप के मीडिया में किसी बालक को किसी वस्तु को दिखाना, यानी कि आपको समझना होगा कि आजकल फ़ोन के माध्यम से बहुत सारे लोग जो है बच्चों को इस तरह की वीडियोस रखते हैं और दिखाते हैं। आप पिक्चर दिखाते हैं, फ़ोटोज़ दिखाते हैं, कुछ लोग अपने अंगों को दिखाते हैं, कुछ लोग उनका पीछा करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लैंगिक उत्पीड़न का हिस्सा होती हैं और इसके लिए आपको और हमें सबको समझना बेहद ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप
इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को जानें कि हम बच्चों को कैसे सेफ रखेंगे, किस तरह सेफ रखेंगे। बच्चों के शरीर के भाग या उनके बालक के अंतर्गत होने वाले जो उनके शारीरिक पार्ट्स हैं, उनको भी धमकी देता है। यदि कोई धमकी देके यदि करवाता है या करता है, बच्चे को इस तरह के कामों के लिए डराता है, बच्चों के इस तरह के अश्लील प्रयोजन के लिए उसको लुभाता है, प्रलोभन देता है, लालच देता है, ब्लैकमेल करता है, वह सभी पॉक्सो की धारा 11 में दर्शाया गया है। आप उसको पढ़ें और जितना पढ़ेंगे मुझे लगता है उतना ही अच्छा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें saksham.del1@gmail.com पे आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब दें। धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न में दंड का प्रावधान का बताती है कि उसमें दंड क्या है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो किसी भी बालक के लैंगिक उत्पीड़न करेगा कोई भी व्यक्ति, उसमें कारावास यानी कि 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। कम से कम सज़ा की बात हम लोग कर रहे हैं, अधिकतम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, केस के ऊपर निर्भर करता है, और उसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। तो कम से कम लैंगिक उत्पीड़न पे 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान धारा 12 में दिया गया है। आप अगर इस तरह के प्रचार, इस तरह की चीज़ें अगर सबको पता होंगी तो शायद इस तरह जो बच्चों के साथ घटनाएं हो रही हैं वो बहुत कम हो सकती हैं। दोस्तों, धारा 13 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग के लिए जो है पॉक्सो एक्ट में दिया गया है। जो को किसी बालक को जिसमें टेलीविज़न चैनल, इंटरनेट या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन, चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन आशय यानी कि ऐसे विज्ञापन दिए जाते हो जिसमें इस तरह की चीज़ें दर्शाई गई हैं या नज़र आता है, अश्लीलता नज़र आती है, अश्लील बच्चों का प्रयोग जहाँ पर होता है, तो लैंगिक परितोषण के प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें इसको दिखाया गया है धारा 13 के अंतर्गत, जिसमें अश्लील प्रयोजनों को खासकर जो है मीडिया को लेके दिया गया है। हम उसी के अंदर अगर जाएंगे तो बालक यानी कि दिखाने के लिए मजबूर करता है, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों के लिए करता है। अब नकली लैंगिक कार्यों के यानी कि पिक्चर बनाना है, कार्टून बनाना है, उसको कापी किताबों में लिखना है, गंदे शब्दों का प्रयोग करना है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और ऐसे जो अशोभनीय, बच्चा अशोभनीय महसूस करता है, अशोभनीय है जो समाज के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन करना है, ये सभी चीज़ें जो हैं इस धारा में दर्शाई गई हैं। इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी बालक का उपयोग अश्लील सामग्री को तैयार करने, उत्पादन, परीक्षण, प्रकाशन आदि जो चीज़ें हैं अगर इस तरह करता है तो इसका भी यानी कि पॉक्सो एक्ट एक ऐसा कानून है जो बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से उसको बताया गया। आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह धारा 14 अगर हम लोग जाएंगे तो अश्लील प्रयोजन के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड की बात इसमें की गई है। तो इस अवधि में 5 वर्ष तक का जो है दंड हो सकता है। इसमें जुर्माने की भी राशि है। बाकी अगर ज़्यादा उसमें कुछ होता है तो 7 वर्ष तक की भी सज़ा हो सकती है और उसमें भी जुर्माना किया जा सकता है। तो इसलिए अगर हम लोग उसको जानेंगे कि अश्लील प्रयोजनों के लिए यदि कोई ऐसा काम करता है, बालक या लड़का या लड़की के साथ वे उपयोग करेगा अश्लील प्रयोजनों के लिए, दोनों में से किसी भी बात में कारावास की सज़ा इसमें 5 वर्ष तक का हो सकता है, दंडित किया जा सकता है और साथ में जुर्माना
भी दिया जा सकता है। दोष सिद्ध की दशा में वह दोनों में से किसी भी भांति में कारावास से उसकी अवधि 7 वर्ष तक की भी हो सकती है। अगर उसका दोष सिद्ध होता है और बहुत अच्छी यानी कि पूरे सबूत के साथ में यदि चीज़ें आती हैं तो उसकी सज़ा और भी बढ़ सकती है, उसका जुर्माना भी बढ़ाया जा सकता है। यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 3 के निर्देश, जो धारा 3 कहती है, निर्दिष्ट किसी अपराध को अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भी भांति के कारावास में 10 वर्ष तक की उसको सज़ा का प्रावधान होगा या आजीवन कारावास भी उसको हो सकता है और साथ में जुर्माना भी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको जानना, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। और ये छोटे अपराध नहीं होते, ये बहुत बड़े अपराध होते हैं, क्योंकि छोटे अपराध ही आगे चल के बहुत बड़े अपराध बन जाते हैं। यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 5 के निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों को अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर के करेगा, वह कठोर आजीवन कारावास उसको दंडित सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी उसको दिया जा सकता है। तो इन धाराओं को इसलिए कि हम धारा 3 की बात करते हैं, धारा 5 की बात करते हैं, हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हमें आपको बताना है कि आज ये हमारा चौथा एपिसोड है पॉक्सो का। सक्षम लाइव यूट्यूब में अगर आप देखेंगे तो हमारे सभी प्रोग्राम आपको मिलेंगे। आप हमारे पिछले एपिसोड में जा कर के इसको और गहराई से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। हम और भी इसमें चर्चा करेंगे। यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 7 में जो निर्दिष्ट जो दिया गया है, अश्लील कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भी भांति कारावास से उसकी अवधि 6 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु 8 वर्ष तक वो उससे आगे जा सकता है। तो ये धारा 7 जो है उसको भी आपको देखना बेहद ज़रूरी है कि वो धारा 7 कौन सी है, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो 8 वर्ष तक की सज़ा इसमें हो सकती है। दंड और जुर्माना दोनों का इसमें प्रावधान दिया गया है, इसलिए आपको और हमें दोनों को समझना बेहद ज़रूरी है, इन धाराओं को जानना बेहद ज़रूरी है, इनके बारे में एक दूसरे को बताना बेहद ज़रूरी है। और हम आगे जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपको, यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 9 यानी पॉक्सो एक्ट की धारा 9 में निर्दिष्ट जो है किसी अपराध को अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भांति की कारावास से उसकी अवधि यानी कि उसको जो सज़ा का जो प्रावधान है वह 8 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु अगर वो और अधिक दोष सिद्ध होता है तो 10 वर्ष तक की भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, और दंड का प्रावधान के साथ साथ इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। तो हमें आपको इस तरह की धाराओं को जानना, धाराओं को समझना, धाराओं के बारे में चर्चा करना, धाराओं को पढ़ना और पॉक्सो एक्ट को भी जानना बेहद ज़रूरी है। हम पॉक्सो एक्ट की धारा 15 की ओर चलते हैं और उसको भी देखते हैं, उसमें भी समझते हैं। दोस्तों, मैं फिर बताना चाहूँगा कि हम बच्चों के सर्वाधिक हित को ध्यान पे रखते हुए इस एपिसोड को चला रहे हैं। हर दिन हमारे इस कार्यक्रम में नए नए कार्यक्रम बच्चों बाल हित के लिए खासकर हमारे पास कार्यक्रम हमारे यहाँ प्रतिदिन शाम 7 बजे से 8 बजे तक का लगभग टाइम जो होता है वो इस टाइम पे हम लोग करते हैं। और इसका कारण ये है, केंद्र बिंदु बच्चा है। हमें किसी भी आधार पे बच्चे के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को बढ़ाना है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाना है, ताकि लोग अपने बच्चों के हित के लिए सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम पॉक्सो एक्ट पे थे, इसलिए हम वापस पॉक्सो एक्ट पे आते हैं।
और हम बीच बीच में अपने कार्यक्रमों की जानकारी आपको देते रहेंगे। बालक को सम्मिलित करने के लिए अश्लील सामग्री के भंडार के लिए जो दंड की सज़ा है वह धारा 15 पॉक्सो एक्ट की बता रही है, जिसको हमें जानना, इसको हमें समझना बेहद ज़रूरी है। कोई व्यक्ति जो किसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करने हेतु अश्लील सामग्री किसी भी रूप में भंडारण करता है, यानी बच्चों को दिखाने के लिए ब्लू फिल्म है, गंदी फिल्में हैं, इस तरह की चीज़ें इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके बच्चों को दिखाता है, उसके लिए भी, भंडारण के लिए भी उसमें 3 वर्ष तक जो सज़ा का प्रावधान और जुर्माने का दोनों का उसमें प्रावधान दिया गया है। इसलिए और ख़ासकर हम लोग देखते हैं कि लोग जो है अपनी इस तरह की जो वीडियोज़ है वो अपने मोबाइल पे रखते हैं और आवश्यकता समय आने पे उसका गलत उपयोग भी करते हैं। तो हमें इस तरह के कानून को जानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, और पॉक्सो एक्ट को यदि हम अच्छी तरह समझेंगे, जानेंगे, तो शायद और बहुत कुछ रुक सकता है जो बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं। बच्चों के साथ अपराध होना ये रोका जा सकता है दोस्तों, और इसके लिए मैं बार बार हर एपिसोड में एक शब्द का ज़रूर प्रयोग करता हूँ, और वह है बाल मित्र बनना। अगर हम बाल मित्र बनेंगे, अगर हम अच्छे बाल मित्र बनेंगे, बच्चे के साथ में चर्चा करेंगे, बच्चों के साथ में खेलेंगे, बच्चों को समय देंगे, तो यह निश्चित है कि बच्चा हमें छोटी छोटी बातों को शेयर करेगा। घटनाएं अचानक नहीं होती हैं, घटनाएं धीरे धीरे पैदा होकर के बड़ी रूप दे लेती हैं। जिस तरह बीमारियां अचानक जन्म नहीं लेती हैं, आपके शरीर में सभी बीमारियां होती हैं और वो धीरे धीरे करके अपना रूप बदलती हैं और बड़े रूप में आती हैं, और जब बड़े रूप में आ जाती है तो हमें पछताना पड़ता है, हमें उसके लिए फिर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, काफ़ी कुछ परेशान होना पड़ता है। तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि हम क्या करें इसके लिए। हमें करना क्या होगा, हम शुरुआत में ही उसका अगर उचित इलाज अगर करना चालू कर दें और घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, डरें नहीं, बताएं नहीं, छिपाएं नहीं, तो यह निश्चित है कि वह बीमारी कम हो सकती है और हमारी जो सज़ा, यानी कि जो हमारे साथ जो उत्पीड़न होने वाला है वह भी कम हो सकता है। किसी अपराध का दुष्प्रेरणा और उनको करने के लिए जो प्रयत्न की है उस पे धारा 16 हमें बताता है, किसी अपराध की दुष्प्रेरणा को लेकर के हमें दर्शाता है, और हमें इसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। पहला ये है कि उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, अथवा अब उकसाना यानी कि बच्चे को जगाना है, उसको तैयार करना है। बच्चा कुछ नहीं जानता, बच्चा अनभिज्ञ है, लेकिन फिर भी हम बच्चे को उकसा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको तैयार कर रहे हैं। अगर ये भी होता है तो यह भी धारा 16 के अंतर्गत इसमें दिखाया गया है आपको, और हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उस अपराध को करने के लिए षड्यंत्र, आप षड्यंत्र को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का सम्मिलित होना, यानी एक या उसमें से अधिक व्यक्ति जो अगर उसमें शामिल होते हैं वह भी उसमें आते हैं। यदि षड्यंत्र के अनुसरण में और उस अपराध को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप यानी घटनाएं घटित हो जाएं, अथवा यानी कि और हम इसको जानेंगे कि अवैध लोप रूप से शायद सहायता करता है, एक दूसरे को मदद करते हैं, तो ये कानून इतना बढ़िया है कि अपराध करने वाला तो है ही है भुक्तभोगी, अपराध में सम्मिलित व्यक्ति भी उसके उतने ही भुक्तभोगी हैं। और
हो सकता है कि आप लोगों के सवाल हो सकते हैं कि कुछ लोग आपको गलत फंसाया जा सकता है, आप लोगों को गलत इसके लिए तो आप ऐसा नहीं है, कानून के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अगर आप एक्ट में जाएंगे तो गलत अगर कोई फंसाता है तो उसके लिए भी न्याय की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर आप देखते हुए भी अगर अनदेखा कर रहे हैं तो वह आपराधिक श्रेणी में आ जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति उकसाने का प्रयोग करता है, बच्चे को लुभाने का प्रयोग करता है और उसका साथ देने वाला व्यक्ति उसके बगल में हंस रहा है, मजाक कर रहा है या उसका मनोबल बढ़ा रहा है, या दोषी व्यक्ति का मनोबल बढ़ा रहा है या दोषी व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहा है या दोषी व्यक्ति की मदद कर रहा है किसी भी रूप में, और अगर वो सिद्ध हो जाता है तो वह भी इस केस में सम्मिलित हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें किसी भी अपराधी को बचाना नहीं है, उस अपराधी को सज़ा दिलाना है, उस अपराधी को पुलिस के हवाले करना है, कानून की धारा को। अगर इसीलिए हम आज जो है कानून की धारा 16 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जितना आप करेंगे, जितना आप इसको बताएंगे एक दूसरे को, उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट निकल के आएगा। हमें अब हम लोग खासकर देखा गया है कि हम लोग जो है इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं, उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। और हमारे यहाँ तो माफ़ करने वाली जो पद्धतियाँ हैं वो अजीबोगरीब हैं। हमारे बच्चे के साथ गलत कर रहा है, हमारे बच्चे को गलत काम के लिए उकसा रहा है, हमारे बच्चे का रोज़ पीछा कर रहा है, हमारे बच्चे को रोज़ परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम कभी पकड़ जाता है और कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गई, तो माफ़ कर देते हैं। मुझे लगता है कि यह काफ़ी नहीं है। और अगर यह काफ़ी नहीं है, मेरा अपना मानना है, चूँकि केस कहाँ से शुरू होता है, हमने बहुत सारे केसों को लड़ा है, देखा है, नज़दीक से देखा है, और उनको न्याय दिलाने के लिए हमारा प्रयत्न रहा है। हम लोगों ने प्रयास किया है हमेशा, और जो प्रयास किया है उसमें हमें समझ में आया है कि पहले व्यक्ति उसको देखता है, फिर उसका धीरे धीरे करके पीछा करता है, फिर गलत शब्दों का धीरे धीरे उदाहरण स्वरूप यहाँ वहाँ देख करके उद्बोधन करता है। जब वो समझ जाता है कि ये कुछ बोलता नहीं है तो धीरे और नज़दीक जाता है, फिर और नज़दीक जाता है, और एक दिन वह घटना शर्मनाक घटना होती है जिस घटना की हम लोग कल्पना नहीं करते। और कभी कभी तो लालच में उसको जो है वो फुसला भी लेता है। बच्चों को अब डराने के लिए आप अगर चाइल्ड हेल्पलाइन या अदर के लोग वीडियोस अगर देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस हैं ऐसे जिसमें दर्शाया गया है, बताया गया है कि बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता तो हो सकता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आस पड़ोस का उसने देख लिया कि बच्चा आज स्कूल नहीं गया और ये पार्क में आज बैठा मिल गया। अब उसको बोला कि तू इधर आ जा, मेरे पास आ, अगर मेरे पास नहीं आएगा तो मैं तुम्हारी मम्मी से बता दूंगा, तुम्हारे पापा से बता दूंगा। अगर ऐसा करता है कोई व्यक्ति तो उन बच्चों से अनुरोध है कि आपसे अनुरोध है कि आप बच्चे को बताओ कि गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमसे डायरेक्ट हो, उसको बताने से अच्छा आप बता दो। और बच्चा क्या करता है, डर जाता है, सहम जाता है, घबरा जाता है, मम्मी मारेगी, पापा मारेंगी, फिर उसको ले जाता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, उसके अंगों को सहलाता है, उसको देखता है, और इस तरह की जो गलत हरकतें होती हैं, इस तरह बच्चा, और हमारे डर के बच्चा, सिर्फ इस डर से बच्चा उसके हाथ में चला जाता है कि मम्मी जान जाएगी या पापा जान जाएंगे या भाई जान जाएंगे, स्कूल नहीं गया, उसकी गलती कुछ भी नहीं है। तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चे का कोई अपराध नहीं है, बच्चा बिल्कुल निर्दोष है। अपराधी वो है जो बच्चे के साथ में गलत करता है। तो हमें आपको इस तरह के जो प्रयोजन हो रहे हैं इसको समझना, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। कोई व्यक्ति को जानबूझकर करता है,
जानबूझकर छिपाने की यानी छिपाने द्वारा उत्प्रेक्षित करना, यानी कि बच्चे को छिपाता है या इस तरह की चीज़ों को छिपाता है, बचाता है, बचने की कोशिश करता है, मैं नहीं था, मैं तो देखा ही नहीं हूँ, वे सब दोषी होते हैं जो ऐसा करते हैं। हमें, चाहे वो प्रयत्न कर रहा हो, चाहे वो उकसा रहा हो, चाहे वो अपराधी हो या उसका सहयोग कर रहा हो या आंख बंद करके चला जा रहा हो, और बच्चा यदि कह देता है कि ये अंकल ने मेरे को देखा है और जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तो आप भी पढ़ सकते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि बच्चे को सिखा के रखें, बच्चे को बताएं कि अगर कोई ऐसा कुछ भी होता है तो आप बिना डरे, आपकी कोई गलती, हम आपको डांटेंगे नहीं, बल्कि बच्चे अगर धोखे से स्कूल नहीं जाता तो कोई बात नहीं, उसको समझा सकते हैं। आपको आइसक्रीम खाना बच्चे के लिए मना किया है आपने, तो कोई बात नहीं, बच्चे को धीरे धीरे के समझा सकते हैं कि खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन आगे मत खाना। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के साथ में हो, यानी कि एक दूसरे के प्रेम सद्भावना की चीज़ों को जोड़ता है और बताता है। तो हमें और आपको इस बारे में समझना बेहद ज़रूरी होता है। जो कोई या तो किसी कार्य के लिए किए जाने वाले पूर्व या किए जाने के लिए समय या कार्य के किए जाने के शुक्र करने के लिए कार्य करता है, उसको उकसाने के लिए कार्य करता है, उसको तैयार करने के लिए कार्य करता है, संसाधन उपयोग करने के लिए काम करता है, और इस तरह के यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं, अगर ऐसा कुछ करता है तो वह सभी लोग इसके दोषी हैं। मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ। इसलिए दोस्तों, पॉक्सो एक्ट पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी था और इसीलिए हम आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं। हो सकते हैं आपके बहुत सारे सवाल हों, हम आपके बहुत सारे जवाब को, अब सवालों को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं अभी, क्योंकि इतने सारे सवालों का एक साथ जवाब देना मुश्किल है। इसलिए आप हमारा जो saksham.del1@gmail.com है, आप इस पर जा सकते हैं और आप हमें इस पर अपना लिख सकते हैं और हमें लिख करके बता सकते हैं। आप जो जानना चाहते हैं आप उसके बारे में हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम आपके एक एक सवालों का जवाब दें। और आप सिर्फ सवालों का जवाब मत मांगें, बल्कि इस तरह के प्रचार जो बाल हित के लिए किए जा रहे हैं, जो काम है, उसका प्रचार करें, लोगों को बताएं। शायद हो सकता है कि आपके यहाँ से यदि एक बच्चा भी अगर बाप से बच जाता है इस तरह के कामों से या इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं उससे, अगर एक बच्चे को हम बचा पाते हैं तो हमारे लिए, आपके लिए यह बहुत बड़ा सौभाग्य का बात होगी, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी और बहुत बड़ा एक हमारा काम होगा। हम धारा 18 पे जाते हैं। पॉक्सो एक्ट की धारा 18 किसी अपराध को करने का प्रयत्न के लिए जो कहा गया है, उसके अंतर्गत जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध है, जो कि हमने पहले ही बताया था, अपराध के प्रयत्न करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा या अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति से ऐसे व्यक्ति को कारावास यानी सज़ा का प्रावधान इसमें दिया गया है, जिसमें आजीवन कारावास के आधे तक की यानी कि हो सकता है। और इसको समझना, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। ये धारा 18 को हमें पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। हो सकता है कि आपने इसको पूरा तरह से ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आप गूगल में जाएंगे, सरकार की वेबसाइट में जाएंगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी और हिंदी में, इंग्लिश में, अलग अलग भाषाओं में भी मिल सकता है। आप कोशिश करेंगे तो वह आपको मिलेगा और आप उसको पढ़ें और अपने घर में सबको बताएं। अपराध के लिए उपबंधित कारावास से उसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, जुर्माना भी हो सकता है या इनमें से दोनों हो सकता है। यह भी हमें जानना, यह भी हमें समझना बेहद ज़रूरी होगा। दोस्तों, हम धारा 21 पे जाते हैं। मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए जो दंड की धाराएं हैं, हम उसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उपधारा जो है 1 या धारा 20 के अधीन किसी अपराध
के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा, या जो धारा 19 की उपधारा 2 के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहेगा, वह किसी भी भांति के कारावास से यानी कि 6 माह तक की सज़ा का प्रावधान या जुर्माने का प्रावधान या दोनों भी हो सकता है। अगर आप किसी भी इस प्रकार की घटनाओं को देखते हैं और उसका शिकायत नहीं करते हैं तो आप भी सज़ा के प्रावधान यानी सज़ा के भागीदार हैं। इसलिए हमें इसको जानना बेहद ज़रूरी है। किसी कंपनी या किसी संस्था हो, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, कोई व्यक्ति जो आपके नियंत्रणाधीन हो, जैसे हम स्कूलों की बात कर रहे थे, हम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की बात कर रहे थे, हम इस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस थाना है, हम ये जो चीज़ें हैं, जहाँ ये जो जगहें हैं, यहाँ पर अगर वो आपके अधीन कोई जाता है और फिर अगर आप गलत काम करते हैं तो धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन पर अपराध सिद्ध होता है। और उसकी शिकायत नहीं करने पे, यानी ऐसे लोग भी अगर शिकायत नहीं करते हैं, जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल हैं, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, आपका कोचिंग सेंटर है, आपका ट्यूशन सेंटर है, आपका कंप्यूटर सेंटर है, अगर ये कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की जानकारी होते हुए भी अगर शिकायत नहीं करता तो 1 वर्ष तक की सज़ा या दंड या दोनों का जो है इसमें जुर्माना हो सकता है। इसलिए मैं फिर आपसे कहूँगा कि चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर टीचर हो, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर हो, ट्यूशन सेंटर हो, आपका कोचिंग सेंटर हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, पुलिस थाना हो, कुछ भी हो, सरकारी या गैर सरकारी, वहाँ जो भी लोग नियुक्त हैं वो बाल हितधारक के रूप में हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते या ऐसे अपराध को छिपाते हैं या अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी सज़ा का प्रावधान है। इसलिए हमें इसको समझना और जानना बेहद ज़रूरी है। धारा 21 की उपधारा 1 यानी 3 की उपधारा 1 के में अधिनियम में बालक को लागू नहीं होता, यानी ये बच्चे पे लागू नहीं होता, इसको भी हमें समझना है। धारा 22 की तरफ हम लोग जाएंगे। मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड, जो हम लोग बात कर रहे थे, कोई व्यक्ति जो धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किए गए अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने का काम करता है, धमकाने का काम करता है, उनकी मानहानि करने में एकमात्र आशय यानी मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराएगा, वह ऐसे कारावास से यानी कि 6 माह तक की उसको सज़ा का प्रावधान है, जुर्माने का भी प्रावधान है। इसलिए दोस्तों उसमें हमें बचना होगा। मैं उसकी उपधारा की तरह दूसरी धारा की तरह जाना चाहता हूं। उसमें आपको बताना है कि जहां किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, वहां ऐसे बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं होता। यानी बच्चों द्वारा यदि ऐसा कुछ किया जाता है तो उसमें किसी प्रकार का दंड के प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। जो कोई बालक नहीं होते हुए किसी बालक के विरुद्ध मिथ्या परिवाद करेगा, मिथ्या सूचना देगा, उसके लिए भी प्रावधान यानी उत्पीड़न अपराधों के लिए उत्पीड़न हो, वह ऐसे कारावास से यानी 1 वर्ष तक की सज़ा का या दंड का दोनों का उसमें प्रावधान दिया गया है। तो हमें इसको जानना, हमें इसको समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों हम पॉक्सो एक्ट पे बात कर रहे हैं। हम फिर आपको दोहराना चाहेंगे, हम शुरू से कि हमने आपके हर एक पूरे पॉक्सो एक्ट के एक चीज़ों को हम लोगों ने समझा था। हम लोगों ने समझने के बाद आपको बताने का प्रयास किया है। बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध की जहाँ तक बात की है हम उसमें बात किए हैं, और लैंगिक अपराधों में जो लैंगिक यानी प्रवेशन लैंगिक हमला है हम उसमें विस्तार से पिछली वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। फिर उसके साथ गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले पे हम लोग बात किए हैं,
उस पे भी हम लोगों ने चर्चा किया है। प्रवेशिन लैंगिक हमले पे हम लोगों ने चर्चा किया है। गुरुतर लैंगिक हमले पे भी हम लोगों ने चर्चा किया है। और आज हम लोग लैंगिक उत्पीड़न पे भी चर्चा किए हैं। तो यह सभी चर्चाएं बेहद ज़रूरी हैं, हम सबके लिए बेहद बताने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हमें अपने परिवार को, हर एक बच्चे को सुरक्षित रखना ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम सब का काम बनता है। हम सब लोगों को चाहिए कि हम लोग इस तरह की चीज़ों को समझे, जाने और रोकें और इसकी समय आधारित तुरंत शिकायत करें। इसको छिपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा अपराध बड़ा बन जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बनती है, इसी तरह छोटे छोटे अपराध बड़े बन जाते हैं। तो अश्लील प्रयोजनों के लिए जो उपयोग किए करते हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है आपसे। किसी अपराध का दुष्प्रेरणा या प्रयत्न करता है, हम उसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा की है। तो दोस्तों, आपके जितने भी सवाल हैं, हम आपके सभी सवालों को स्वीकार करते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं saksham.del1@gmail.com पर। आपके जो भी मेल आएंगे हम उसका पूरा जवाब देने का प्रयास करेंगे। साथियों, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9311124880। मैं दोबारा बताना चाहूँगा 9311124880। आप इस पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो पूरा लाइव शो हमारा चलता है प्रतिदिन, यह बच्चों के सर्वाधिक हित को ध्यान पे रखते हुए किए जाने वाला कार्यक्रम है। प्रतिदिन, चाहे वो बच्चों के मानसिक स्थिति को हो, चाहे वो उसकी शारीरिक स्थिति को हो, चाहे वो इसके दैनिक कार्यों के लिए हो सकता है, चाहे वो उसके लिए जो आज का जो बीमारियां हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। तो स्वयं की सुरक्षा के साथ में बच्चों की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। और बच्चों के सर्वाधिक हित को ध्यान पे रखते हुए हम लगातार इस तरह के कार्यक्रमों का प्रायोजन करते रहते हैं। कल आप देखेंगे हमारे बीच में आओ करके सीखे कार्यक्रम, जिससे बच्चे जो करते हैं, जो बच्चे जो इन्होंने खुद आविष्कार करते हैं, बच्चे जो सीखते हैं, बच्चे जो अनुभव करते हैं, उसको हम सबके बीच में रखते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको जो बताया, हमें विश्वास है कि आप इसको ज़रूर अधिग्रहण करेंगे, इसको समझेंगे, इसको जानेंगे, इसका प्रचार करेंगे। आप हमारे सक्षम लाइव यूट्यूब चैनल पे जा कर के उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे, ताकि इस तरह की ज़रूरी सूचनाएं, आवश्यक सूचनाएं हर घर तक पहुँचे और हर घर का बच्चा सुरक्षित रहे। इसी के साथ आज हम इस कार्यक्रम से आपसे विदा लेते हैं। कल वापस शाम 7 बजे पुनः मिलेंगे। आप सबका, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।